आज की वीडियो में हम आर्ट एजुकेशन या फिर शिक्षा में कला कह लीजिए, इसका यूनिट 2 करेंगे। इससे पहले यूनिट 1 हम कर चुके हैं और यूनिट 2 का जो नाम है वो है कला एकीकृत अधिगम की योजना व संगठन या फिर आयोजन कह लीजिए। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट आपको पढ़ना है बेसिकली कि आर्ट को आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे अदर सब्जेक्ट से या अदर जो भी चीज़ें होती हैं एजुकेशन से रिलेटेड उससे। तो कोई नया टॉपिक नहीं है ये, आप पहले से भी इंटीग्रेशन जो है पढ़ते आ रहे हैं। अब बस क्या करना है कि आर्ट को बाकी के सब्जेक्ट के साथ आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो जब भी आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे एकीकृत वाला, तो सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना होगा जिसमें एकीकरण का अर्थ बताना ही पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम इसी टॉपिक से। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एकीकरण का अर्थ, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन होता क्या है बेसिकली ये। तो किसी भी चीज़ को सरलता पूर्वक समझने हेतु, कोई भी चीज़ हो अगर आप उसको बहुत ही ईजिली समझना चाहते हैं ताकि जल्दी से समझ आए और सही समझ में आए, आप क्या करेंगे, किसी अन्य चीज़ से उसको जोड़ लेते हैं। किसी भी नई चीज़ को समझना है तो किसी पुरानी चीज़ से जोड़ लेंगे जो आपको पहले से पता हो, तो फिर इस तरीके से वो नई चीज़ आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। जैसा कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में भी होता है, बट इंटीग्रेशन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे दोनों ही सेम चीज़ें हैं। इसके बाद अब हमें एकीकरण का अर्थ तो पता चल गया, लेकिन अब जो है वो है जो मेन टॉपिक है हमारा कि कला शिक्षण का अन्य विषयों के साथ एकीकरण, कि आर्ट एजुकेशन को अदर सब्जेक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे। 100% क्वेश्चन आएगा। ये नहीं पता, ये नहीं कह सकते कि हम कौन से सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए आए। हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाए कि किसी भी 2 सब्जेक्ट के साथ करो, या फिर ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में ही आपको गिवन हो कि भाषा और गणित के साथ आप आर्ट एजुकेशन को इंटीग्रेट करके बताइए। तो आपको तो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे जो भी आपके सिलेबस में गिवन है। तो सबसे पहले हम भाषा के साथ देखेंगे कि जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, वहाँ पर हम आर्ट को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, आर्ट की हेल्प कैसे ले सकते हैं जिससे बच्चा जो है लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाए। तो जब आप ये भाषा का करें, थोड़ा सा इंट्रो लिखें कि भाषा को समझने के लिए या भाषा जो विषय है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा हो, उसको सरलतापूर्वक समझने के लिए जब हम कला का प्रयोग कर लेते हैं या कला के किसी भी क्षेत्र का प्रयोग कर लेते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि हमने कला को भाषा के साथ एकीकृत कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर भाषा के साथ जब आप करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो क्या कर सकते हैं, एक तो आप कर सकते हैं कि वर्णमाला और शब्द ज्ञान हेतु, क्योंकि भाषा के अंदर वर्णमाला होती है। अगर इंग्लिश है तो अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है, हिंदी है तो वर्णमाला, और शब्द ज्ञान शब्द दोनों में ही होते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो इन चीज़ों का ज्ञान कराने के लिए हम आर्ट की हेल्प ले सकते हैं। क्या बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स। छोटे छोटे बच्चों को फ्लैश कार्ड्स बनाकर हम वर्णमाला और जो छोटे शब्द होते हैं, चाहे 2 अक्षरों के शब्द हो गए, 3 के हो गए, इंग्लिश में आप साउंड करवा सकते हैं, ए के साउंड, ई के साउंड, फ्लैश कार्ड से आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आर्ट को यूज़ कर लिया। सेकेंडली, आप व्याकरण पढ़ाने के लिए, ग्रामर पढ़ाने के लिए चित्रों का प्रयोग करेंगे, और जो चित्र होते हैं वो आर्ट है। तो इस जैसे कि क्रिया है, संज्ञा है, तो क्रिया को समझाने के लिए हम चार्ट बना सकते हैं जिसमें क्रियाएं हो रही हों डिफरेंट, बच्चा रो रहा है, हंस रहा है, इस तरीके से हम चित्र दिखा सकते हैं। रोल प्ले द्वारा कहानी को पढ़ाना। कहानी क्योंकि आप लिटरेचर में पढ़ाते हैं, चाहे इंग्लिश की हो हिंदी की हो, लेकिन कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम रोल प्ले करवा लें, तो हमने क्या किया, आर्ट को इंटीग्रेट किया है भाषा के साथ, ताकि वो कहानी बच्चे को अच्छे से समझ में आए और लॉन्ग टाइम तक याद रहे। काव्य पाठ कराना, कविताएं या पोएम्स जो होती हैं उनको सिर्फ ऐसे पढ़ लेना नहीं, बल्कि जैसे गाने की तरह लय के साथ पढ़ाना। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को पोएम्स जो है गाने की तरह पढ़ाया जाता है, चाहे वो जॉनी जॉनी यस पापा हो या ट्विंकल ट्विंकल हो, मछली जल की रानी ही क्यों ना हो। तो ऐसी कविताओं को सिर्फ गद्य की तरह नहीं बल्कि पोएम की तरह, गाने की तरह पाठ करवाना, यानी रिसाइट कराना क्लास के अंदर। तो ये होता है आपने क्या किया, आर्ट को इंटीग्रेट कर लिया।
इसी के साथ साथ नाट्य आयोजन, कोई नाटक है, डायलॉग्स वगैरह वाली कहानी है, तो आप नाटक करवा सकते हो क्लास में, बच्चों को डायलॉग्स दे सकते हो। और इस तरीके से हमने क्या किया, भाषा के साथ कला को जोड़ लिया या फिर एकीकृत कर लिया। तो भाषा के साथ एकीकृत करना तो इम्पॉर्टेंट है ही, आ भी सकता है। और मैं जल्दी ही हिंदी का और जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उसके सेकंड ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाल दूंगी, और ये भी बता दूंगी कि क्वेश्चन पेपर को कैसे आप अटेम्प्ट करें जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, 10 नंबर का कैसे करें, पहले क्या लिखें फिर क्या लिखें, पॉइंट्स कैसे बनाएं, कितने नंबर में कितने पॉइंट्स बनाएं, तो ये सारी बातें मैं क्वेश्चन पेपर जब कराऊंगी तो वहाँ पर डिटेल में बता दूंगी। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी तक हमने भाषा के साथ कला को इंटीग्रेट किया था, अब हम देखेंगे कि सामाजिक अध्ययन के साथ हम कला को कैसे इंटीग्रेट करें। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ के साथ तो क्या कर सकते हैं हम, बच्चों को मानचित्रों द्वारा अध्ययन, आपने एसएसटी में मैप्स तो भरे ही होंगे, और जो मैप है वो क्या है, कला का एक हिस्सा है। तो सीधा सीधा हमने क्या किया, कला को सोशल साइंस के साथ इंटीग्रेट कर लिया। उसके बाद हमने कई बार देखा है एसएसटी में बच्चे मॉडल्स बनाकर लाते हैं, ज़्यादातर पृथ्वी का ग्लोब बनाया या और भी चीज़ें बनाते हैं बच्चे, वॉल्केनो वगैरह बनाते हैं। तो जो मॉडल बनाया है हमने वो क्या किया है, आर्ट आई तो यूज़ किया ताकि हम पृथ्वी के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो ये भी आपका इंटीग्रेशन हो गया। फिर चार्ट्स द्वारा संरचनाओं को समझना, चार्ट्स बनते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे चार्ट्स बनते हैं एसएसटी में, लेयर ऑफ सॉइल के और जो चंद्रमा होते हैं उसके, सोलार सिस्टम के, इतने बढ़िया बढ़िया चार्ट्स बनते हैं जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और काफ़ी लंबे टाइम तक बच्चों को चीज़ें याद रहती हैं। ऐतिहासिक नाटक खेलना, इतिहास से अगर हम बात करें, हिस्ट्री अगर पढ़ानी है तो मान लीजिए कोई कहानी या कोई घटना हुई है हिस्ट्री में, तो हम उसका क्या करा सकते हैं, नाटक, जैसे फिल्में वगैरह बन जाती हैं ना इतिहास से रिलेटेड, तो फिर बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे मंगल पांडे हो गई, तो अगर मंगल पांडे वाली मूवी बच्चा देखता है तो 1957 का विद्रोह वो काफ़ी हद तक क्लियर कर पाता है। तो इसी तरीके से हम नाटक खिलवा सकते हैं, और जो नाटक है वो कला का हिस्सा है। फिर होता है विभिन्न चित्रों का प्रयोग, तो चित्रों का तो प्रयोग कर ही सकते हैं, आपने किताबों में भी देखा होगा, सोशल स्टडीज़ किताबों में बहुत प्यारे प्यारे चित्र बने हुए होते हैं जिससे कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर होता रहता है। इसके बाद हम बात करें विज्ञान के साथ हम कला को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो जीव विज्ञान से संबंधित चित्र, जीव विज्ञान में तो सारे चित्र ही होते हैं जितना भी आप देखेंगे जीवों से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ बताया जाता है कि किस टाइप के कितने जीव होते हैं, तो बच्चे उनको देखते हैं चित्रों को और तब बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। फिर होता है रसायन व भौतिक शास्त्र के चित्र, अब केमिस्ट्री से रिलेटेड भी वहाँ पर चित्र दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन वगैरह होगी, क्या कलर निकलेगा, धुआं निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सब चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं। तो फिर जो साइंस है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है बच्चों को समझने में। और मान लीजिए जैसे पृथ्वी व ज्वालामुखी आदि का मॉडल बनाया जा सकता है, क्योंकि साइंस में भी अर्थ की स्टडी होती है, एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पर भी मॉडल्स बनाए जा सकते हैं। प्रयोग हेतु भ्रमण आदि, विज्ञान के अंदर मान लीजिए कोई प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके लिए आप ट्रिप वगैरह, एजुकेशनल ट्रिप भी लेके जाते हैं, जैसे साइंस म्यूजियम ले गए आप, तो आपने क्या किया, बेसिकली आर्ट को साइंस के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो एजुकेशनल ट्रिप ले जाया जा सकता है। फिर चार्ट्स द्वारा आप पढ़ा सकते हैं, चार्ट्स तो मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आप यूज़ कर लेंगे, तो चार्ट वाला पॉइंट तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आता है गणित के साथ तो गणित में क्या प्रयोग है, विभिन्न प्रकार के कोणों की संरचना, जितने भी एंगल्स होते हैं, अगर आर्ट को इंटीग्रेट ना करते मैथ से तो किसी भी प्रकार का एंगल बनना पॉसिबल ही नहीं था। तो यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ये कि कोणों की संरचना करने के लिए हमें आर्ट को मैथ के साथ इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। फिर आता है रेखा गणित में महत्वपूर्ण, जितना भी हमारा रेखा गणित है जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होती हैं, तो वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था अगर हम आर्ट को इंटीग्रेट ना कर पाते मैथ से। फिर विभिन्न आकारों की समझ, बच्चे जो शेप्स को देखकर समझते हैं कि अच्छा समोसा ट्रायंगल शेप समोसा जो है वो ट्रायंगल शेप का है, रोटी सर्कल है, और जूते का डब्बा रेक्टेंगल है, किताबें रेक्टेंगल हैं, डोर रेक्टेंगल है, विंडो स्क्वायर शेप की है। तो ये चीज़ें आर्ट के साथ इंटीग्रेट करने से ही बच्चा अच्छे से क्लियर कर पाता है।
चित्र और मॉडल का प्रयोग कर लेंगे, ये पहले ही बता चुकी हूँ। आप मतलब चार्ट्स बना सकते हैं, जैसे उसमें आपने चित्र बना लिए, बहुत छोटा बच्चा है तो आप 4-5 चित्र बना के बच्चों को ऐड करना सिखा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन सिखा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशंस भी सिखा सकते हैं। आप वर्कशीट बना सकते हैं। आजकल तो वर्कशीट अब बहुत ही ज़्यादा है मतलब यूज़। आप यहाँ पे एक पॉइंट और लिखें, वर्कशीट, जैसा कि CBSE ने भी अब कोरोना के टाइम पर और लॉकडाउन के बीच में चलाया। और वर्कशीट में क्या होता है, आप देखेंगे कि थ्योरी कम और चित्र वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उससे बच्चे सीखते हैं और समझते हैं चीज़ों को जल्दी। और नाप तौल में अनिवार्य, यदि नाप तौल की इसमें बात आ जाती है तो फिर हमें कला को यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अदर सब्जेक्ट्स में कला को इंटीग्रेट करेंगे। मैंने सारे सब्जेक्ट बता दिए हैं। अगर एग्ज़ाम में ये नहीं देता कि आपको किस सब्जेक्ट के साथ करना है तो आप चारों के साथ करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता है कोई 2 बेसिकली नाम लेके, तो फिर आप सिर्फ उन नामों के साथ ही जाएंगे। अगला टॉपिक है स्थान का आयोजन, कि जब आप कला कराते हैं, चार्ट्स बनवाना है, मॉडल बनवाना है, डांस कराना है, नाटक कराना है, कविता गानी है, या कुछ भी आप आर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ कराना चाहते हैं एक्टिविटी, तो फिर जो स्थान का आयोजन है वो आप कैसे करेंगे। स्थान यानी आप कैसे किसी जगह को डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हम ये वाला एक्टिविटी कराएंगे। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला कि कला गतिविधि हेतु उपयुक्त स्थान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल कि जब आपको आर्ट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करानी है तो ऐसा नहीं है कि जिस क्लास में आप बैठे हैं, सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, वहीं पर आप आर्ट की एक्टिविटी भी करा लेंगे। तो कई बार हमें उचित स्थान की ज़रूरत पड़ती है। फिर स्थान हवादार हो। जो भी स्थान आप लेते हैं, चाहे वो स्कूल का ग्राउंड हो या फिर हॉल हो या कोई बड़ा सेमिनार हॉल हो या कोई खाली रूम हो, वो हवादार हो ताकि बच्चे वहाँ पर कंफर्टेबल हों। उचित प्रकाश की व्यवस्था, बिल्कुल लाइटनिंग वहाँ पर सही होनी चाहिए। और 50 बालक होने पर 100 के बैठने की आवश्यकता। मान लीजिए आपने कैलकुलेशन लगा ली है कि 50 बच्चे आएंगे इस एक्टिविटी में, लेकिन जो व्यवस्था आप करेंगे बैठने की वो 100 की होनी चाहिए, ताकि बिल्कुल भी एंड टाइम पर जो है मैनेजमेंट ख़राब ना हो और ज़्यादा बच्चे भी आते हैं तो एडजस्ट हो सके, और 50 आते हैं तो फिर वो कंफर्टेबली वहाँ पर बैठ सके। तो ये आपको डबल मान के चलना होगा। आपको इस तरीके से देखना होगा, जैसे आप घर पे कोई आयोजन करते हैं, कोई फंक्शन होता है तो आप एक्स्ट्रा लेके चलते हैं ना चीज़ें, तो बस वही आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। उचित व्यवस्था व फर्नीचर, सारी व्यवस्था उचित हो, और फर्नीचर का खासकर ध्यान रखना है कि जिस लेवल के बच्चे हों, टेबल चेयर वगैरह भी उसी लेवल के होने चाहिए। उसके बाद आता है समय व सामग्री, टाइम मैनेजमेंट, और जो सामान चाहिए उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले टाइम का देख लीजिए कि विशेष समय का निर्धारण आवश्यक, कि जब भी आप कोई आर्ट एजुकेशन की एक्टिविटी कराने वाले हैं उसके लिए आपको स्पेशल टाइम मैनेजमेंट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में रहे और कभी भी कुछ भी आपने कह दिया चलो आज नाटक करते हैं, और मतलब आपने पहले से मैनेज नहीं किया कि उस नाटक में कितना टाइम लगेगा। हो सकता है अगला पीरियड लग जाए और वो नाटक लंच से पहले होना चाहिए या जस्ट बाद होना चाहिए या छुट्टी के टाइम होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको माइंड में बनाकर रखनी पड़ेगी। फिर समय सारणी में उचित स्थान, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टाइम टेबल बनता है बच्चों का, वहाँ पर कला शिक्षा की एक्टिविटी को भी इंक्लूड किया जाए, ताकि आप भूले नहीं कि हाँ कोई एक्टिविटी भी करानी है और ऐसे ही सेमेस्टर चलता रहे बच्चों का। कला शिक्षण के समय ही गतिविधि, और जो गतिविधि होती हैं वो कला शिक्षण करते समय ही आप करा दे बच्चों को। गतिविधि के अनुसार समय निर्धारण, अब एक्टिविटी जिस हिसाब की होगी उस हिसाब से आपको टाइम को भी मैनेज करना होगा। मान लीजिए छोटी सी कविता पढ़ानी है तो फिर आप क्लास में ही आप करवा सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप अलग से टाइम निकालें या एक अलग से आप पीरियड लें, ठीक है। और समय अनुसार गतिविधि, और जैसा आपको समय मिल रहा है उसी अकॉर्डिंग आप एक्टिविटी को तैयार करेंगे। इसके बाद बात आती है सामग्री की, यानी चीज़ों की क्या क्या आवश्यकताएं होती है और कैसे होनी चाहिए। तो पहली बात, गतिविधि के उपयुक्त सामग्री, जो भी एक्टिविटी आप कराने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग सामान आपके पास होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप करा तो रहे हैं, पेंटिंग कलर्स ही नहीं है या कैनवास ही नहीं है, जिस चीज़ की ज़रूरत है जिस एक्टिविटी में वहाँ पर वो होना चाहिए बेसिकली। फिर कम खर्चीली, जो भी सामग्री हो खर्चीली कम हो, क्योंकि फिर सभी बच्चे वहाँ पर इंटीग्रेट हों, सभी बच्चे एक साथ करें, इसके लिए ज़रूरी है कि कम खर्चीली चीज़ों का यूज़ हो।
आसानी से उपलब्ध। अब ऐसी भी चीज़ ना आप बोल दें बच्चों को लाने के लिए कि वो घर जाके बिल्कुल परेशान हो जाएं और पेरेंट्स को भी परेशान कर दें कि नहीं लेना ही लेना है। तो ऐसी चीज़ें जो आसपास आसानी से उपलब्ध हों उन्हीं चीज़ों को आप मंगवाएं, और हो सके तो आप खुद भी अरेंज करने की कोशिश करें यदि बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो। सहयोग से संकलित, और आप ग्रुप बनाकर ना सामानों को डिवाइड कर सकते हैं कि बेटा आप ये ले आना, आप ये ले आना। तो ये सबसे अच्छा होता है कि आपने 5 जनों का ग्रुप बनाया और 5 को बोल दिया ये सामान लाना है, और फिर ग्रुप में उन्होंने सहयोग के साथ चीज़ों को इकट्ठा किया। इससे किसी एक बच्चे पे बर्डन नहीं आता और काम भी मिलजुल कर हो जाता है। अनुपयोगी चीज़ों का उपयोग, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अनुपयोगी चीज़ें होती है, जैसे घर पे वेस्ट मटेरियल होता है, न्यूज़पेपर हो गया, पुरानी मैगजीन्स हो गई, तो बेसिकली इनको अगर हम रीयूज़ करवाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है और मतलब कम खर्चीला भी होता है, और बच्चे क्या करते हैं संसाधनों का सदुपयोग करना भी सीखते हैं और उनका क्रिएटिव माइंड भी काम करने लगता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। आगे क्या है, ऐतिहासिक धरोहर एवं वास्तुकला की समझ। अब ऐतिहासिक धरोहर क्या होता है आप देख लीजिए, और उसकी समझ वास्तुकला की, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी पुरानी संस्कृति या पुरानी चीज़ें हैं उनको किस तरीके से हम आर्ट के लिए यूज़फुल बना सकते हैं। तो पहली जो चीज़ है वो संग्रहालय। ऐतिहासिक धरोहरों में हमारे पास संग्रहालय एक है, जैसे आपका दिल्ली में ही है राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूज़ियम। अगर आप कभी गए हों तो आपने देखा होगा, वहाँ पर आप जाएंगे तो बिल्कुल इतिहास में खो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसी टाइम पीरियड में चले गए जो आप सामान वहाँ पर देखते हैं। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है, आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाएं और अपने स्टूडेंट्स को भी लेके जाएं। तो आप संग्रहालय का यूज़ कर सकते हैं। फिर संरक्षण प्रयोगशालाएं, जो हमारी प्रयोगशालाएं होती हैं, प्रैक्टिकल्स रूम होते हैं, और वहाँ पर चीज़ों को संरक्षित करके रखा गया है। जैसे आर्काइव म्यूज़ियम भी है एक, तो आप उसको भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और पुस्तकालय, जो लाइब्रेरीज होती हैं, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, शोध परियोजना, राष्ट्रीय बाल भवन, ये भवनों के नाम आपने सुने भी होंगे। ये एक तरह से ऐतिहासिक धरोहर की तरह काम करते हैं, और इसमें बच्चों को ले जाएं और दिखाया जाए या इनके बारे में बताया भी जाए तो बच्चे काफ़ी कुछ वास्तुकला के बारे में समझते हैं। सेकेंड थिंग आता है इसमें ऐतिहासिक इमारतें। तो जितनी भी पुरानी इमारतें, बिल्डिंग्स हैं, उसके बारे में हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और ट्रिप पे भी ले जा सकते हैं। जैसे लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ दिल्ली में। तो बेसिकली आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत का जितना भी आपको आर्किटेक्चर है वो देखने को मिल जाएगा। और जब बच्चे यहाँ जाएंगे तो ये तरह से ऐतिहासिक धरोहर तो होगी, साथ में वो पुराने टाइम की वास्तुकला को सीखते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है घर, या फिर दरवाजे कैसे हैं, या फिर जो बिल्डिंग है उसमें किस तरीके से साइज को लिया जा रहा है। तो एक तरह से क्रिएटिव माइंड बच्चे का वहाँ पर काम करना चालू कर देते हैं। फिर आता है महान कलाकारों के कार्य। महान कलाकार आप अपनी लाइफ में भी खुद भी देखते हैं, तो एग्जाम्पल आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है जब वो महान कलाकारों के कार्यों के बारे में सुनता या समझता है। जैसे कोई महात्मा गांधी को डीपली पढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर अहिंसा का एक दीप जाग ही जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे राजा रवि वर्मा का दिया हुआ है। ये बहुत ही विख्यात चित्रकार हैं, आपने कई चित्र इनके देखे होंगे, बड़े बड़े चित्र, इतने आकर्षक और प्रकृति से रिलेटेड चित्र इन्होंने बनाए हैं। चित्रों के नीचे ना नाम लिखा होगा, तो रवि वर्मा करके आप कभी देखिएगा। और इन्होंने महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर चित्र बनाए हैं। हाँ, आप देखेंगे तो काली जी की इन्होंने काफ़ी अच्छी चित्रों को बनाया है, और धर्म और ईश्वर से रिलेटेड चित्र इन्होंने बहुत बनाए हैं। इनके जीवन पर एक फिल्म भी बन चुकी है, ये इतने महान हो चुके हैं। और इनकी जो मुख्य कृतियां हैं जो इन्होंने बनाई हैं, इंद्रजीत, विजय, शकुंतला, संगीत सभा, इस टाइप के जो इनकी मुख्य कृतियां हैं। और 1848 में इनका जन्म हुआ था त्रावणकोर में, और 1906 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने राजा रवि वर्मा के बारे में दी है। आपको जो भी अच्छे लगते हो पर्सनली, कोई महान कलाकार हो, जैसे सुधा चंद्रन के बारे में भी अगर आपने पढ़ा हो, जो फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं,
उनकी भी काफ़ी मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी है, किस तरह से उनके पैरों में चोट लगी और फिर भी उन्होंने डांस को नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से बच्चे जब पढ़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं आर्ट के लिए या जो भी उनके जीवन में लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ फिल्मों का बड़ा रोल है आज के टाइम पर। तो फिल्म में भी आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 फिल्मों के नाम बताए हैं, तारे ज़मीन पर और 3 इडियट्स। इसके अलावा भी कुछ फिल्में हो सकती हैं एजुकेशनल फिल्में जो आपने देखी हों, तो फिर आप उनका एग्जाम्पल डाल सकते हैं। अब कैसे, मान लीजिए हम तारे ज़मीन पर की बात करें तो किस तरीके से उसमें बच्चों के लिए उपयोगी है वो। पहला तो गणित के लिए कि फिल्म बनाने में जो खर्च होता है, कॉस्ट्यूम में कितना खर्च हुआ, सेट में कितना खर्च हुआ, फिर पूरी फिल्म ने कितना कमाया, कितना लॉस हुआ, इस तरीके से मैथ इंटीग्रेट हो रहा है। भाषा की बात करें तो उसमें डायलॉग्स कैसे हैं, बाल मनोविज्ञान वहाँ पे, क्योंकि तारे ज़मीन पर मूवी में एक बच्चे की मनोदशा को बताया गया है, तो इन चीज़ों को भी वहाँ पर हम कर सकते हैं इंटीग्रेट। कला की बात करें तो नृत्य, वहाँ पे कौन कौन से डांस हो रहे हैं उस मूवी के अंदर, कौन से गाने गाए गए, स्टेज परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। और सामाजिक व्यवहार भी हम वहाँ पर देखते हैं मूवी के अंदर, तो इन चीज़ों को हम को रिलेट कर सकते हैं। 3 इडियट्स का भी हम इसी तरीके से विवेचन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फिल्म जो आपको लगती हो कि बच्चों के लिए उपयोगी है या आपने भी देखा हो, तो आप उसका एग्जाम्पल यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद आता है कला व अन्य विषयों के अध्ययन में या अधिगम में उपरोक्त का महत्व। तो ऊपर जितने भी हमने पुरातात्विक चीज़ें या फिर कह लीजिए धरोहरें जो पढ़ी हमने, उनका बच्चों के लिए क्या रोल है, कला और अन्य विषयों में क्या रोल है उन चीज़ों का, चाहे वो फिल्में हों, इमारतें हों, महान कलाकार हों, म्यूज़ियम हो, इन सब का क्या रोल है। तो रोल्स जब आते हैं तो रोल्स तो बिल्कुल आते ही आते हैं, महत्व तो पूछते ही हैं। तो पहली चीज़ ये रुचि और विधि होती है। इन चीज़ों को अगर हम कोरिलेट करके पढ़ाएं तो बच्चा इंटरेस्ट लेता है। अगर आप किसी महान व्यक्ति के बारे में बताएं या फिल्म दिखाएं, फिल्म दिखाने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या ही हो सकता है बच्चों के लिए। स्थायी ज्ञान मिलता है बच्चे को, जीवन पर्यंत स्मृति रहती है, याद रहता है उनको, सकारात्मक मोटिवेशन आता है, समय का वो सदुपयोग करते हैं, मनोरंजन तो होता ही है, सामाजिक विकास होता है उनका, समाज में रहना, व्यक्तित्व विकास होता है क्योंकि फिर वो फिल्म देखता है या फिर महान लोगों के बारे में पढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं वो खुद को वहाँ का हीरो मानने लगता है, तो उसके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। नैतिक विकास की क्या करना चाहिए ये आता है बच्चे के अंदर। ज्ञान की पूर्णता, कि किताबों में जो ज्ञान है उसको पूर्ण करने में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। लास्ट टॉपिक है आपका पुरातत्व शास्त्र या पुरातात्विक सर्वेक्षण कह लीजिए, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो ये क्या होता है, इसका क्या रोल प्ले है, ये देख लेते हैं। तो पहले ये होता क्या है, ये पुरानी चीज़ों का अध्ययन और विश्लेषण करके संस्कृति के विकास को समझना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, ASI कहते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या होता है इसके अंतर्गत, पुरानी चीज़ों को पढ़ा जाता है, खुदाई की जाती है, उत्खनन किया जाता है, और कोई भी चीज़ मिलती है फिर उसको देखा जाता है ये कितना टाइम पुराना है, और फिर एनालाइज किया जाता है कि अच्छा उस टाइम पे ये होता था, वो होता था। तो पूरा इतिहास लेखन ही हमारा इस पर ही आधारित होता है। तो इसमें क्या होता है, मानव समाज का सांस्कृतिक वैज्ञानिक अध्ययन। इसके अंदर जो मानव सोसाइटी बनी या मानव ने कैसे खुद को विकास किया, कैसे इसकी संस्कृतियाँ चेंज हुई, इसका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। मनुष्यों द्वारा छोड़े गए आंकड़ों का विश्लेषण, पुराने टाइम के मनुष्य ने हम मतलब क्या क्या आंकड़े छोड़े, डाटा छोड़े, उसका एनालिसिस किया जाता है। और अगर ये हम ना करते, पुरातात्विक सर्वे ना करते, तो हमारे पास इतिहास ही नहीं होता। हमें कैसे पता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या आदि मानव के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में, तो इन सब के बारे में कैसे पता, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें मिली जिससे हमने एनालिसिस किया। ये विज्ञान और विज्ञानेतर विषय, मतलब ये वैज्ञानिक भी है और अवैज्ञानिक भी है, दोनों ही टाइप का ये विषय है। इसमें ऐतिहासिक समाज की जो है बेसिकली जानकारी मिल जाती है। यदि डेफिनेशन लिखनी हो तो आप एक मिली-जुली डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अवशेषों, पुरानी संस्कृति, कला तकनीकों व समाज के विकास क्रम को समझने हेतु किए गए कार्य, जिसमें इतिहास के पन्नों अथवा गड़े मुर्दों को उखाड़ना। तो ये 2 चीज़ें याद रखेंगे। कहते हैं इतिहास के पन्नों को पलटना, पुरानी चीज़ों को समझकर नई चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा करना, ये तरह से इसका मेन मोटिव होता है।
ये तो सुना होगा आपने कि यदि आप अपना अतीत अच्छे से नहीं जानते तो फिर भविष्य भी नहीं बना सकते, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। तो कला के क्षेत्र में भी इसका बड़ा ही योगदान है, क्योंकि जब हम पुरानी कलाओं को जानते हैं ना तो फिर उसमें ही कुछ ना कुछ इनोवेशन करके नई तकनीक को यूज़ करते हैं। तो कला की विभिन्न आयामों को समझने में इसका क्या महत्व है। पहला तो स्थानीय नृत्यों की समझ, कि जो लोकल डांस फॉर्म्स होते हैं पुराने टाइम पे जो होते थे उसको समझ पाते हैं हम, और फिर उसमें चेंजेस लाकर एक नया स्टेप या नई चीज़ को बना पाते हैं। फिर पुरानी चीज़ तो अपने आप में ही खास होती है, जैसे घूमर झूमर डांस आपने देखा होगा। घूमर डांस जो होता है लोकल डांस फॉर्म है वो, तो उसको फिर हम इनोवेट कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना आधार तैयार करना, तो वो तो हमें इतिहास से ही मिलता है। फिर पारंपरिक चित्र रेखांकन का प्रयोग, कि पुराने टाइम पे पेंटिंग चित्र किस तरीके से होती थी, जैसे आपने आदि मानव की गुफाओं वाली चित्रकारी देखी होगी। उसके बाद वर्ली कलमकारी और गोंड कला की जो पेंटिंग है झारखंड में जो होती है, तो इस टाइप की पेंटिंग्स को जानना और फिर समझना कि कला आज उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि जब से मानव समाज बना है तब से कला चली आ रही है। प्राकृतिक वस्तुओं का प्रयोग, क्योंकि पुराने टाइम पे इतना ज़्यादा केमिकल और इतनी ज़्यादा कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते थे, जिसकी ज़रूरत आज भी है। तो हम समझते हैं नेचुरल चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, जैसे फूल पत्तियों का प्रयोग करके रंगोली बनाना, चित्र बनाना, फूलों से रंग बनाना, प्राकृतिक जो रंग होते हैं वो बनाना। उसके बाद हस्तकला का महत्व, क्योंकि पुराने टाइम में हाथी मशीन हुआ करते थे, तो हम समझते हैं कि हाथों से जो चीज़ें बनती हैं उनकी वैल्यू कुछ और ही होती है। स्वस्थ मनोरंजन का साधन, क्योंकि जानकारी का सही प्रयोग हम करते हैं। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, हमें कोई नई बात पता चलती है, अच्छा पुराने टाइम पे ऐसे होता था, तो हम उसको न्यू तरीके से ट्राई करते हैं या उसी चीज़ को दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम जानकारी का सही प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो कला का यूनिट 2 है यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको यूनिट 2 क्लियर हो गया होगा। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं सारे यूनिट यहाँ पर कंप्लीट कर सकूँ और क्वेश्चन पेपर भी सेकेंड ईयर के जो भी आपके फाइनल वाले हैं वो रिलीज़ कर सकूँ।